हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th अध्याय 2 बहुपद। और आज अध्याय 2 में बहुपद का अपन परिचय देखेंगे। इस चैप्टर के अंदर क्या है पूरी चीज़ें डिटेल से पढ़ने वाले हैं और ये सेशन 2024-25 के लिए होने वाली हैं। देखिए, आज की परिचय वाली वीडियो में अपन इतने टॉपिक कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं ये जानेंगे। फिर चर राशियाँ किसे कहते हैं, अचर राशियाँ किसे कहते हैं, एक पदी बहुपद क्या होता है, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघाती बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, शून्यक क्या होते हैं। और इतनी चीज़ तो देखेंगे और इससे हट के जो चीज़ें होंगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी और मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है बहुपद, यानी बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद को जानने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चर राशियाँ किसे कहते हैं। देखिए, चर राशियाँ यानी वे राशियाँ जिनके मान बदलते रहते हैं, यानी वे राशियाँ जिनके मान निश्चित नहीं रहते हैं, चर राशियाँ कहलाती हैं। जैसे इंग्लिश में आपने अल्फ़ाबेटिकल सुने होंगे, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी, यानी 26 अल्फ़ाबेटिकल होते हैं। कोई सा भी जो एक्स, वाई, जेड होते हैं वो अपनी चर राशियाँ कहलाते हैं। जैसे आपने x का मान कहीं 2 भी देखा होगा, x का मान आपने कहीं -5 देखा होगा, x का मान आपने 4 देखा होगा, आपने y का मान 9 देखा होगा, तो y का मान आपने 8 भी देखा होगा। ठीक है, यानी x का मान बदल गया, ये 2 है, यहाँ पर -5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर y का मान 9 है, यहाँ पर y का मान 8 है। ठीक है, तो चर राशि की डेफिनेशन क्या होगी, वे राशियाँ जिनके मान बदलते रहते हैं या निश्चित नहीं होते हैं, चर राशियाँ कहलाते हैं। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं, यहाँ पर उदाहरण करके लिख लेंगे। x बराबर 3, x बराबर 4, x बराबर 8, ठीक है, y बराबर 3, y बराबर 7 आदि। ऐसे आप बहुत सारे लिख सकते हैं। अब इसके बाद कवर करने वाले हैं अचर राशियाँ। देखिए, वे राशियाँ जिनके मान निश्चित होते हैं, ठीक है ना, वे राशियाँ जिनके मान निश्चित होते हैं अचर राशियाँ कहलाती हैं। अब आपके मन में आएगा कि सर ये अचर राशियाँ क्या होती हैं। देखिए, अचर राशि यानी नंबर, जो अचर राशि होते हैं वो नंबर होते हैं। जैसे 2, 3, 4, 5, -100, ठीक है, ये हैं अचर राशियाँ, नंबरों को ही बोलते हैं अचर राशियाँ। देखिए, 2 तो 2 है, 2 कभी 3 नहीं बन सकता ना, 2 का मान कभी 3 हो सकता है। 4 तो 4 रहेगा, 4 कभी -100 नहीं हो सकता ना, -100 का भी 5 हो सकता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो अचर राशियाँ हैं उनके मान निश्चित रहते हैं और ये नंबर होते हैं। ठीक है, और चर राशियाँ एक्स, वाई, जेड होते हैं। चलिए यहाँ पर अचर राशि की परिभाषा लिख देते हैं, यहाँ पर उदाहरण करके लिख देते हैं। उदाहरण में लिख देंगे 3, 4, 12, 13, 14, यहाँ पर लिख देंगे आदि। कि अपन ने चर राशि देखी और अचर राशि देखी। अब जानेंगे चैप्टर का नाम बहुपद, जो कि मैंने आपके लिए वीडियो के स्टार्ट में बताया। देखिए, यहाँ पर लिख लेते हैं बहुपद। देखिए बहुपद किसे कहते हैं, तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक होती है और पूर्णांक होती है, बहुपद कहलाते हैं। जैसे x, ठीक है, मैंने क्या बोला, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक मतलब जो x, y, z से मिलकर बने होते हैं वो बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात, चर यानी क्या होते हैं, x, y, z, ऊपर आपको बताया था, है ना। चर की घात 2 चीज़ हो, एक तो क्या हो, धनात्मक हो, और एक क्या हो, पूर्णांक हो। आपको 2 बात का ध्यान रखना है, धनात्मक यानी प्लस में और पूर्णांक यानी पूरी संख्या होना चाहिए। 2, 3, 4 ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2/3 लिख दिया, 1.5 लिख दिया, ऐसा नहीं लिखना अपन के लिए। पूर्णांक यानी पूरी संख्या। देखिए, तो परिभाषा क्या बनेगी, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक हो और पूर्णांक हो। देखिए, 3 की घात है तो ये धनात्मक भी है और ये पूर्णांक यानी पूरी भी है। ऐसे आप कोई सी भी लिख सकते हैं, y की घात 18 लिख सकते हैं, z की पावर 19 लिख सकते हैं, है ना। चर, ये सब चर है ना, और ये धनात्मक घात है और पूर्णांक घात है। चलिए यहाँ पर परिभाषा लिख देते हैं, लिख दी है, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात धनात्मक और पूर्णांक होती है बहुपद कहलाता है। ये अपन ने यहाँ पर उदाहरण लिख दिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर अगला पॉइंट करके लिख रहे हैं, बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, बहुपद होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं पद के आधार पर, तो यहाँ पर लिख लेंगे पद के आधार पर। ठीक है, पहले होते हैं पद के आधार पर, और जो दूसरे वाले होते हैं वो होते हैं
घात के आधार पर। देखिए पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए पहला वाला होता है एक पदीय बहुपद, आपको समझाते हैं। दूसरे वाले होते हैं द्विपदीय, आपको बस नाम देख लेना है और जैसा नाम है ना वैसा ही इनके अंदर है, द्विपदीय बहुपद। और जो तीसरे वाले आते हैं वो होते हैं त्रिपदीय बहुपद। देखिए इनके आगे बहुपद भी लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद यानी जिसमें कुल एक पद हो, जैसे यहाँ पर लिख दे रहे x, तो ये एक पदीय बहुपद हो जाएगा। एक पदीय बहुपद है कि नहीं है, तो देखो ये एक पदीय बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 पद हैं, एक पद ये है एक पद ये है। तो जब इसमें 2 पद हैं तो ये हो जाएगा इस वाले का उदाहरण, और ये हो जाएगा एक पदीय का उदाहरण। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पर लिख दे रहा है x + y + z, और यहाँ पर x + 3, यहाँ पर लिख दिया y + 4, और यहाँ लिख दिया अगले x, और यहाँ लिख दिया y + 3 + z, यहाँ लिख दिया z। अब इनमें से आपको बताना है कि देखिए एक पद कौन सा है, द्विपद कौन सा है, त्रिपद कौन सा है। तो देखिए इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं, तो ये त्रिपद हो जाएगा, तो यहाँ लिख दे रहे 3। ये देखिए इसमें 2 पद हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा द्विपदीय। इसमें 2 पद हैं तो ये हो जाएगा द्विपदीय, 1 2। इसमें देखिए कुल 1 पद है ना, तो ये एक पदीय हो जाएगा। इसमें 1 2 3 पदीय है ना, तो ये हो जाएगा त्रिपदीय। चलिए ये हो जाएंगे इनके उदाहरण। अब एक एक करके इनकी जो परिभाषा है वो परिभाषाएं लिख लेते हैं। यहाँ पर परिभाषा लिख ली है। पहले आता है एक पदीय बहुपद, तो आपके लिए समझाया ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, एक पदीय बहुपद कहलाते हैं। ये एक पद, ये एक पद, ये एक पद, ये एक पद। ठीक है, ये 4 उदाहरण हैं। आदि करके आप ऐसे बहुत सारे और लिख सकते हैं, ये हो जाएंगे एक पदीय बहुपद। अब नीचे लिखा हुआ है द्विपदीय बहुपद, तो ऐसे बहुपद जिसमें 2 पद होते हैं द्विपदीय बहुपद कहलाते हैं। देखिए इसमें आपके लिए मैंने 3 उदाहरण दिए हैं। इसमें 2 पद हैं, इसमें भी 2 पद हैं, इसमें भी 2 पद हैं। अब त्रिपदीय बहुपद, ऐसे बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं त्रिपदीय बहुपद कहलाते हैं। ये देखिए एक ये उदाहरण और एक ये उदाहरण आदि। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अभी अपन ने जाना पद के आधार पर बहुपद। देखिए यहाँ पर देखा अपन ने पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। ये पद के आधार पर एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे घात के आधार पर, तो घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसा डैश कर लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले आते हैं रैखिक बहुपद, नंबर होते हैं द्विघातीय। ठीक है, द्विघातीय। और तीसरे वाले होते हैं त्रिघातीय। देखिए जैसे इनके नाम हैं वैसे यहाँ पर ये बहुपद होते हैं। रैखिक बहुपद यानी ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक ही घात होती है, एक ही घात या फिर कोई भी घात नहीं चढ़ी होती है, दिखती नहीं है। यानी जैसे मैं आपसे बोल दूं x + y + z, बताइए ये कौन सा वाला बहुपद है, रैखिक, द्विघात या त्रिघात। अब आप कहिए सर इसमें से कोई भी घात नहीं दिख रही। जब कोई भी घात नहीं दिख रही तो मतलब ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये हो जाएगा रैखिक बहुपद। जैसे यहाँ पर बोल दिया जाए x² + y + z, ये कौन सा है, तो आप कहेंगे सर इस पर 2 घात दिख रही है। जब 2 घात दिख रही है तो वो हो जाएगा द्विघात बहुपद। तो यहाँ पर लिख दिया द्विघात बहुपद। कितना ज़्यादा ईजी है, त्रिघात बहुपद यानी x + y + z² प्लस यहाँ लिख दे रहे अपन x³। ठीक है, अब देखिए अब आपने बोला कि सर यहाँ पर एक की भी घात है, जहाँ पर कोई भी घात नहीं होती वहाँ पर एक घात होती है, यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 3 घात है, लेकिन अपन के लिए सबसे बड़ी घात देखना है ना, सबसे बड़ी घात 3 है, तो ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद। ठीक है, और एक बात और आपके लिए बता रहे बहुत ज़्यादा जरूरी है, पेपर में आता है कि चर की जो उच्चतम घात है वो बहुपद की घात कहलाती है। हमेशा याद रखें, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चर की उच्चतम घात, ये पेपर में पूछा जाता है। चर की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है, इसको समझाते हैं, ये आपको नोट कर लेना है। चर की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि x + y² + z³ + x² + y पे घात 99, तो मैं आपसे बोलूँगा बताइए बहुपद की घात कितनी है। तो बहुपद की घात कितनी है मतलब आपको सबसे बड़ी घात बताना है, सबसे बड़ी घात। तो इनमें से सबसे बड़ी घात 99 है, तो यहाँ पर बहुपद की घात हो जाएगी 99। ऊपर लिखा है कि चर की उच्चतम घात, चर की उच्चतम घात, तो इनमें से उच्चतम घात क्या है 99। तो चर की उच्चतम जो घात है वो क्या है 99 है, तो चर की जो उच्चतम घात है वो बहुपद की घात कहलाती है। तो इस बहुपद की घात हो जाएगी 99। ठीक है, इस वाले पॉइंट को ही आप नोट कर लें क्योंकि ये इंपोर्टेंट है, वो ये एक वाक्य में पूछा जाता है। ऐसा पूछा जाता है चर की उच्चतम घात क्या कहलाती है, तो आएगा बहुपद की घात।
तो यहाँ पर आपको रैखिक देखा यानी एक घात। देखिए रैखिक में आपके लिए कोई भी पद से मैटर नहीं है कि सर यहाँ पर ये 3 पद ये है, आपको पद नहीं देखना है, ठीक है, घात के आधार पर। रैखिक यानी आपको बस घात देखना है, 1 की घात हो रैखिक, 2 की घात हो 2 घात, 3 की घात हो त्रिघात। चलिए अब इनकी अपन परिभाषाएं देख लेते हैं। पहला है रैखिक बहुपद, जैसे आपको समझाया, ऐसे बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात 1 होती है ना, कुल 1 होती है। देखिए पहला उदाहरण है x + y, यहाँ पर कुल 1 घात है ना, यहाँ पर कोई भी घात नहीं होती, मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ, कोई भी घात नहीं है, मतलब वहाँ पर 1 घात है। यहाँ पर देखिए उदाहरण हो गया, यहाँ पर भी देखिए चर की उच्चतम घात 1 है, कुल 1 कोई भी घात नहीं यानी 1 है, तो ये रैखिक बहुपद होंगे ये तीनों। अब आगे बढ़ते हैं द्विघात बहुपद। नाम जैसा है वैसे ही काम है, द्विघात बहुपद ऐसे बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात 2 होती है या फिर 2 की होती है, द्विघात बहुपद कहलाते हैं। देखिए x + y² + z, यहाँ पर 2 की घात है, यहाँ भी 2 की घात है, ये ओ बना हुआ है, ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद कहलाएंगे। मैं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ इनके लिए आप नोट करके रखना है, पेपर के समय भी ये बहुत ज़्यादा आपको काम आने वाले हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। देखिए आगे हेडिंग डालिए त्रिघात बहुपद, यानी ऐसे बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात 3 होती है, त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। ये देखिए यहाँ पर उदाहरण लिखे हैं x + y² + z3। अपन के लिए चर की उच्चतम घात देखना है, उच्चतम घात कितनी है 3, यहाँ पर o की उच्चतम घात कितनी है 3, ठीक है, तो ये 2 उदाहरण हुए, त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। अब देखिए मैंने आपके लिए एक पॉइंट और बताया था कि चर की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है, तो मैंने इसके लिए भी आपके लिए अलग से लिख दिया है, तो आप इसके लिए जरूर हाईलाइट करके लिखें। यहाँ से अपने क्या क्या समझ लिया, देखिए यहाँ से चर समझ लिया, अचर समझ लिया, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद समझा, फिर त्रिघाती बहुपद समझा, सॉरी त्रिपद बहुपद समझा, रैखिक, द्विघात, त्रिघात। अब यहाँ पर बचा हुआ है शून्य, चलिए देखते हैं। देखिए शून्य क्या होता है, देखिए जैसे मैंने आपसे बोला कि x + 2, ठीक है, तो इसका शून्य क्या होगा, यानी x का ऐसा मान जिसे बहुपद में रख दिया जाए तो बहुपद शून्य हो जाता है, शून्य कहलाता है। जैसे इस वाले बहुपद का शून्य क्या होगा, यहाँ पर ऐसा कौन सा मान रख दें कि ये पूरा बहुपद शून्य हो जाए। तो देखिए यहाँ पर -2 रख दो, तो +2 तो पहले से है, x का मान रख दिया -2, तो ये कट जाएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस वाले बहुपद का शून्य कितना है -2, ठीक है, इस वाले बहुपद कितना है -2, ये समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने आपसे x - 8, ठीक है, इसका शून्य क्या है आपको नहीं पता क्या है, तो आप क्या करें बराबर में 0 मान लें, ठीक है, बराबर 0 मान लें, और x माइनस का है तो साइड ले जाएं तो हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर आया 8, ठीक है, यानी इस वाले बहुपद का जो शून्य है वो 8 होगा। अब जांच करना है ना, तो जांच कैसे करेंगे, देखिए पहले इस वाले बहुपद को उतारें x - 8, तो यहाँ पर x का मान रख दें, x का मान क्या आया 8, तो 8 - 8 देखिए कट जाएगा तो आ जाएगा 0, ठीक है, तो ये इस वाले बहुपद का शून्य है x बराबर 8। देखिए एक और एग्जाम्पल यहाँ पर समझाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2x + 9, इस वाले बहुपद का शून्य क्या होगा, ये तो टफ है, इजी भी नहीं है, तो आप क्या करना है, स्टेप आपको वही करना है, क्या करना है बराबर में 0 लेके चलना है, 2x + 9 बराबर 0, प्लस का 9 होगा, अपन इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस में जाएगा, तो देखिए 2x बराबर आएगा -9, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों गुणा में है, आपको पहले से पता है ये दोनों गुणा में होते हैं, तो गुणा की संख्या जाएगी भाग में, यानी x बराबर आएगा -9 बटे में आएगा 2, ठीक है ना, x का मान आ गया। जो भी x का मान होता है वो शून्य कहलाता है, तो इस वाले बहुपद का जो शून्य होगा वो ये होगा। अपन जांच करने के लिए इसमें रख के देख ले रहे हैं शून्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए बहुपद उतारेंगे x + 9, यहाँ पर देखिए रखेंगे 2 गुणा x, और x का मान है -9 बटे 2 + 9, देखिए 2 से 2 कटेगा तो यहाँ बचेगा -9 + 9, 9 से 9 कट जाएगा तो 0 हो गया, ठीक है ना। ऐसे निकालते हैं शून्य। यहाँ से लिख ली है कि चर का ऐसा मान, मैंने यहाँ पर x नहीं लिखा क्योंकि आपके लिए चर तो कोई सा भी हो सकता है, x, y, z, इसलिए मैंने चर लिखा है। चर का ऐसा मान जिसे बहुपद में रखने से पूरा बहुपद शून्य हो जाता है, शून्य कहलाता है। ये देखिए जो भी अपने प्रैक्टिकल समझे हुए थे मैंने आपके लिए वही एग्जाम्पल में लिख दिए हैं। देखिए पहले समझाया हुआ था यहाँ पर x + 2, देखिए आपके लिए समझाया हुआ था, देखिए x + 2 समझाया था ना, तो वही लिख दिया पहले कि x + 2 का जो शून्य है वो -2 होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद 2x + 9 का शून्य x बराबर -9 बटे 2 होगा, ये भी आपके लिए समझाया था। देखिए यहाँ से बराबर में 0 रखा था, पक्षांतर का ये निकाला था, फिर अब ये शून्य आया था, ठीक है, तो मैंने आपके लिए यही लिख दिए है। वीडियो यहीं विराम करते हैं, इसके आगे का थोड़ा सा और परिचय अध्याय 2 का कल की वीडियो में देखेंगे, उसके बाद अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.1। यदि आपके लिए वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, और ये पूरा आप बिल्कुल लिखना ना भूलें, आप सीरियल वाइज सीरियल लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।